हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। आज की इस वीडियो में हमने क्लास ट्वेल्थ आईसीएसई बोर्ड 2024 यानी 23 फरवरी 2024 में जो बच्चे इकोनॉमिक्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हमने सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा माइक्रो प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर आपके कोई भी डाउट है माइक्रो में किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी थ्योरी में, किसी भी एमसीक्यू में, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनके भी डाउट्स को क्लियर होने में हेल्प मिले। तो आइए देखते हैं कंप्लीट वीडियो। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम 23 फरवरी इकोनॉमिक्स का आपका होने वाला है। इस पेपर में आप किस तरह से 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं, ये पूरा डिस्कशन इस क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले सेक्शन नंबर वन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का पूरा पोर्शन दे रखा है और माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। आपकी बुक में माइक्रो और मैक्रो दोनों का ही पोर्शन है, दोनों को ही आपको हालांकि अच्छे से पढ़ना है। तो इन चीज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि इन क्लास में कौन कौन सी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको केवल और केवल इस चैप्टर में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार डिफरेंस देख लेना कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक टॉपिक और दे रखा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। जो माइक्रो और मैक्रो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट है, वो भी आप इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आप देख लेना। तो ये इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बनते हैं आपके। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड अपने आप में बहुत ही डिटेलिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, लॉ ऑफ डिमांड में आप एक तो लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग ज़रूर पढ़ लेना। मीनिंग के साथ जो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है, जो स्केड्यूल है, जो आपका कर्व है, ये सारी चीज़ें आपको डिमांड में आपको पढ़नी है। आपको पढ़ना है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है और प्राइजेज़ और डिमांड में किस तरह का रिलेशन होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें आप ज़रूर देखिएगा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इसमें भी आपको स्केड्यूल पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इसका कर्व पढ़ना है। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है रीज़न फॉर स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड। जो डिमांड कर्व है आपका डाउनवर्ड क्यों स्लोप होता है। ठीक है। और एक चीज़ और है इस सही सी चैप्टर में, मूवमेंट और शिफ्ट से आपके प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, उसमें बहुत बार आपको मूवमेंट और शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड। तो इन चीज़ों को आप डिमांड वाले चैप्टर में बिल्कुल भी स्किप ना करें और बाकी की चीज़ें आप थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद आपको दे रखा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें सबसे पहले आप टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व पढ़ लेना। ठीक है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व पढ़ लीजिएगा। उसमें आप पढ़ लीजिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कह रहा है, और ये कर्व आपको देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जब टी यू मैक्सिमम होता है तो एम यू क्या होता है, जब टी यू डिक्लाइन होता है तो एम यू क्या होता है। इसमें आपको एम सी क्यू कई बार देखने को मिलते हैं और कभी कभी पूरा का पूरा ऐसे 4 या 5 नंबर में आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। और इसी चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व, जो आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ एक बार ज़रूर देखना। प्रॉपर्टीज़ 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में दे रखी हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना कि आई सी स्लोप डाउनवर्ड, आई सी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सब पढ़ लेना। ठीक है। और इसी चैप्टर में बजट लाइन दे रखा है। बजट लाइन सिंपल सा डिमांड कब होता है, और आपसे पूछ लेगा बजट लाइन क्या शिफ्ट हो सकती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आप बताएंगे यस, बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो ये इन टॉपिक्स पे, इस चैप्टर में इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं, आईसी कर्व मैप भी आपको एक टॉपिक दे रखा है, उसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में केवल और केवल आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आप ये सोचो आपका एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का है डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में न्यूमेरिकल करना है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप एक क्वेश्चन और कर लेना जिसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईडी। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, और इसी में आपको एक टॉपिक दे रखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ ईडी। टाइप्स ऑफ ईडी पढ़ लेना और इसी के साथ टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 में आपका एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है न्यूमेरिकल जो आपको करना है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ईडी, क्रॉस और प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें एक कर्व इस तरीके से दे रखा है जहाँ पे 5 डिग्री आपको बताई है, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। वो भी आप एक बार उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसी तरह से सप्लाई आता है, सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें आप पढ़ लेना सप्लाई का ही डेफिनेशन पढ़ लेना, सप्लाई का स्केड्यूल पढ़ लेना, सप्लाई का कर्व पढ़ लेना। ठीक है, सप्लाई के फंक्शन ज़रूर पढ़ना, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, क्यों प्राइसेस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे डिमांड में मैंने आपको मूवमेंट बताया था और शिफ्ट बताया था, इसी तरह से सप्लाई में भी आपको मूवमेंट और शिफ्ट अच्छे से पढ़ना है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी न्यूमेरिकल्स आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म में बेसिकली आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, मार्केट मैकेनिज्म में आपको जो ज़्यादातर ध्यान देना है वो इफेक्ट ऑफ चेंजेस पे देना है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम हम सबको पता है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इंटरसेक्ट करता है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें आप याद रखना आपको इफेक्ट चेंजेस वाला क्वेश्चन पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज, जो आपको शिफ्ट केस में दे रखा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इफेक्ट वाला केस आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, यहाँ पे इसको ज़रूर पढ़ें। और एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली वाले कर्व, साइमल्टेनियस चेंज। साइमल्टेनियस चेंज का मतलब है कि जब डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं और एक साथ डिक्रीज होते हैं, तो साइमल्टेनियसली वाला कर्व, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझना है। ठीक, और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के कर्व और इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से एक बार पढ़ लें चैप्टर नंबर 6 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपको सिंपल सा क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 में आपको एक ये वाला डिफरेंस, रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा डिफरेंस में आपके पास कई बार ऐसा आया है, तो रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उसमें देखेगा, या लास्ट 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स हैं उसमें देखेगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस पढ़ने के बाद आप इसका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या डिफरेंस होता है एक बार वो पढ़ लीजिएगा। और सब उसके बाद रिलेशन जरूर पढ़ लेना, रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का था, ऐसे ही यहाँ पे एपी, टीपी और एमपी। कभी कभी टीपीपी भी दे रखा होता है आपको, एपीपी भी दे रखा होता है और एमपीपी भी दे रखा होता है। इन तीनों का मतलब सेम होता है। इसका रिलेशन पढ़ना, रिलेशन पढ़ने के बाद इसका कर्व पढ़ना, कर्व पढ़ने के बाद इसका शेड्यूल जरूर पढ़ना। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और पढ़ लेना, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर एक टॉपिक बनता है 3 स्टेजेस। जो 3 स्टेजेस हैं आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, मतलब एक बार इंक्रीज होता है, एक बार डिमिनिशिंग होता है, एक बार नेगेटिव हो जाता है। तो वो वाला जो स्टेज है ये आप इसमें अच्छे से पढ़ेगा, तो ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 में आप सबसे पहले जो जितनी भी कॉस्ट की डेफिनेशन है, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, जैसे मनी कॉस्ट हो गया, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, ये सारे डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेगा। रियल कॉस्ट हो गया, प्राइवेट कॉस्ट हो गया, सोशल कॉस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर पढ़ लेना कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसका कर्व बना के देख लेना। फिक्स कॉस्ट नेवर बी चेंज, और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो समय समय पे चेंज होता रहता है। ठीक, और इसमें रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी, एवरेज कॉस्ट और
मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन जरूर पढ़ना है, इसी में रेवेन्यू है, इसी तरह से टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इन तीनों का रिलेशन जरूर पढ़ लेंगे। रिलेशन के बाद इसके कर्व आपको ज़रूर बनाने आने चाहिए। कर्व सीधा सीधा कर्व कई बार पूछ लिया है आपसे इसमें, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसका एक आपकी बुक में कर्व दे रखा है, वो कर्व ज़रूर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन याद करनी है, और इसी के साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ इसके फीचर्स आपको के या कैरेक्टरिस्टिक जो भी दे रखा है वो पढ़ लेना है। इन चारों में से मुझे जहाँ तक लगता है आपकी बार आपका परफेक्ट कंपटीशन पूछ सकता है 2024 के एग्जाम्स में। और लास्ट में ना, जहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे एक आपको चार्ट दे रखा है। चार्ट में बताया है कि कौन सी फर्म कौन सा रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल्स टू MR होता है या क्या होता है, वो वाला चार्ट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो चार्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में केवल एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, TR इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट वाला, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल्स में दे रखा है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे रखा है, उसका कर्व इसका देखिएगा आप, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है इस चैप्टर में बस। TR इज इक्वल्स टू TC एंड TC इज राइजिंग, इस तरीके से क्वेश्चन है। टोटल रेवेन्यू और टोटल, इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का अप्रोच। तो ये बस आपको यही कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में आप देखेंगे ना, तो चैप्टर नंबर 11 में आपको अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डिटर्मिनेशन दे रखा है, ठीक है। इसमें आप क्या करना, इसमें एक बार शॉर्ट रन पढ़ लेना और लॉन्ग रन पढ़ लेना, जो इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट्स हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, और जो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन होता है वो कैसे कवर करता है कॉस्ट को, और लॉन्ग रन में क्या परफेक्ट कंपटीशन होता है वो कॉस्ट को किस तरीके से कवर करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आपको समझाया है चैप्टर नंबर 12 करके, सेक्शन 2 में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के ही जानी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जैसे आपको मैं बता दूँ, एक टॉपिक दे रखा है एक्स आंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड, ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड चीज़ पढ़ लेना, सेविंग और कंजम्पशन का फंक्शन। जो सेविंग और कंजम्पशन का फंक्शन है उसका जो कर्व है, उसका जो स्केड्यूल है वो पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें आप पढ़ लेना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही कई बार आपसे पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। और इसमें ना आप ग्राफ ज़रूर बना लेना, जैसे सेविंग का ग्राफ है आपका, कंजम्पशन का ग्राफ है, इस तरीके से आप ग्राफ को देखेंगे। इनकम की लाइन कहाँ से जाती है, कंजम्पशन की लाइन कहाँ से जाती है, इन्वेस्टमेंट की लाइन कहाँ से जाती है, ये सब आपको इसमें को देखने को मिल जाएगा। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और एक टॉपिक है आपका एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का जो न्यूमेरिकल्स तो नहीं कह सकते, कर्व दे रखा है, इसमें आपसे पूछ लिया है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, वो आप इसमें से ज़रूर पढ़ेगा। और कभी कभी MPC के न्यूमेरिकल्स में आपको पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ MPC, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होती है, MPC के, और ये सब चीज़ों की वैल्यू, मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं, 100 बात की एक बात, ठीक। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। भैया ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, हम सबको पता है मनी और बैंकिंग में हमें क्या पढ़ना है। मनी और बैंकिंग में सबसे पहले आप ये पढ़ लेना काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी पढ़ने के बाद बार्टर सिस्टम कभी कभी पूछ लेता है, बार्टर सिस्टम पढ़ लेना। और हाँ, एक क्वेश्चन जरूर पढ़ना, M1, M2, M3 एंड M4, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जो मैंने आपको पढ़ाया है कई बार, ठीक। और हु सप्लाई मनी इन इंडिया, और पढ़ लेना सप्लाई इज़ अ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी जो होता है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है या इस फ्लो कंसेप्ट होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये 1 मार्क्स में MCQ के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बैंकिंग पे आते हैं। बैंकिंग में एक क्वेश्चन तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और आपको आपके परसों के एग्ज़ाम में मिलेगा, डैट इज़ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। की जो कॉमर्शियल बैंक है वो मनी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेकंड आप इसमें पढ़ लेना, जिसको हम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका पास, सेंट्रल बैंक का फंक्शन,
कोई सा भी एक फंक्शन या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, क्या या आपसे कह देंगे राइट एनी टू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। और सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1935, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था 1949। तो मनी और बैंकिंग में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन और मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये तो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हर बार बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न करता है। तो इसमें एक तो करंट अकाउंट ज़रूर पढ़ लेना, कैपिटल अकाउंट पढ़ लेना, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पढ़ लेना। करंट अकाउंट और इसके कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट ज़रूर पढ़ना कि कंपोनेंट क्या होते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, और क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। कौन से मेजर हैं जो बीओपी को करेक्ट कर सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की इनमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट का कर्व बना लेना, फॉरेन एक्सचेंज रेट का कर्व बना लेना, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये वाला टॉपिक तो भैया ज़रूर करके जाना, ये तो 100% आपसे पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि भैया टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये क्या करता है। ठीक है, और रीजंस आपको पता होने चाहिए, रीजंस ऑफ बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है वो क्यों बोरो कर रही है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो क्या होता है, पब्लिक डेफिसिट में क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ज़रूर पढ़ लेना, जिसमें आपको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मैंने समझाई है, इन दोनों में डिफरेंस, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग, तो ये दोनों चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, जिसमें आपका दे रखा है पब्लिक फाइनेंस के बाद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में आपको समझा देता हूँ, गवर्नमेंट बजट में एक स्ट्रक्चर याद कर लेना। ठीक है, नेशनल इनकम के साथ गवर्नमेंट बजट में आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट बजट में आपको क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट में आपको पढ़ना है एक स्ट्रक्चर जिसमें आपको समझाया है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इसमें पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, और किस किस तरीके से बजट को हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट इन इंडिया, कि इंडिया में कितने तरह का बजट चलता है, किसके क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेशनल इनकम के तीनों मेथड आपको करने हैं, तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से पता है, तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल्स का, तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करना है, तीनों मेथड पता होने चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, और इनकम मेथड क्या होता है। ICSE बोर्ड में बहुत सिंपल तरीके से पूछते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे आप, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन नंबर 7 जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो ऑलरेडी आपका 20 मार्क्स का हो चुका है, जो आपका वाइवा हुआ था, आई होप आपके उसमें 20 में से 20 मार्क्स आए होंगे। और अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको समझाया, तो हो सकता है आपके 80 आउट ऑफ 80 भी आपको देखने को मिल जाए। जाते जाते मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ, ये ज़रूर पढ़ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑफ बैंकिंग। जो बैंकिंग में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जैसे CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, ये सब 100% 200% मैं आपसे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अगर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में आपको प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये क्वेश्चन प्लीज़ 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 पढ़ के जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रखा हुआ है। ठीक है,
तो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका, ऐसा तो नहीं है कोई टॉपिक आपका छूट गया है या जो आपने नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको नहीं बताया, मैं भूल गया बताना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो 23 तारीख मतलब परसों का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम।